हेलो एंड गुड इवनिंग। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। लव जिहाद का विधेयक अब विधान परिषद से भी पास हो चुका है। काफी हंगामा भी हुआ था इस बीच। आपको बता दें कि इसी हंगामे के बीच धर्म संपरिवर्तन विधेयक विधान परिषद से पास हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पास हुआ था धर्म संपरिवर्तन विधेयक। विधानसभा से पहले ही पास हो चुका है ये विधेयक और आज हंगामे के बीच विधान परिषद से भी पास हुआ है। लव जिहाद विधेयक विधान परिषद से पास हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काफी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच ये विधेयक विधान परिषद से पास किया गया है। पहले आपको ये भी यहां पर जानकारी दे दें कि विधानसभा से पहले ही पास हो चुका है विधेयक और आज काफी हंगामे के बीच ये विधेयक विधान परिषद से भी पास हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है, जहां लव जिहाद विधेयक विधान परिषद से पास हुआ है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर लव जिहाद विधेयक विधान परिषद से पास हो गया है। हंगामे के बीच विधेयक विधान परिषद से पास हुआ। पहले विधानसभा से पास हो चुका है ये विधेयक और आज काफी हंगामे के बीच विधान परिषद से भी लव जिहाद का विधेयक पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है, जहां पर विधेयक विधान परिषद से पास हो चुका है। अब आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद कराने वालों की शामत आएगी। लव जिहादियों की उत्तर प्रदेश में कोई खैर नहीं। एक के बाद एक जो मामले उत्तर प्रदेश से लव जिहाद को लेकर सामने आ रहे थे, उसको लेकर अब कोई खैर नहीं होगी। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। विधानसभा से पहले ही पास किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी का, हमारे साथ जुड़े हुए। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें हमने देखी कितनी हंगामे के बाद ये विधेयक विधान परिषद से भी पास हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 विधेयक ऐसे हैं जिसमें धर्म विरुद्ध संपरिवर्तन को लेकर ये विधेयक था, जो कि विधानसभा से पास हो चुका था। 18 तारीख को विधानसभा में रखा गया था, आज विधान परिषद में रखा गया था, क्योंकि विधान परिषद में अगर हम देखें तो वहां सीटों के हिसाब से समाजवादी पार्टी का बहुमत है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बहुत हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दे रहे थे। पूरी अव्यवस्था की स्थिति वहां पर रही, लेकिन इसी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद से जुड़ा हुआ धर्म विरुद्ध जो धर्म परिवर्तन है, उस परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये लव जिहाद का कानून भी पास करा लिया है। तो निश्चित है कि अब ये कानून, जहां सबसे पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी, उसके बाद इस अध्यादेश को विधानसभा में लाया गया, आज इसको विधान परिषद से भी मंजूरी मिल गई। हालांकि इस दौरान हंगामा जरूर चलता रहा, लेकिन इस हंगामे के बीच ये धर्म विरुद्ध धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव पास हो चुका है। मतलब अब आज के बाद जो लव जिहाद से संबंधित मामले होंगे, उनका निस्तारण इस कानून के तहत किया जाएगा, जिसको लेकर यूपी विधानसभा की तरफ से कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब यह राज्यपाल की अनुमति के लिए जाएगा। तो निश्चित है कि क्योंकि एक औपचारिकता है, उसको भी अब पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। कैबिनेट से पास होने के बाद ही ये चीजें निश्चित हो गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद से जुड़े हुए मामले को लेकर सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति दूसरे धर्म के किसी लड़के या लड़की से अगर शादी करना चाहता है, उसके लिए धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसको अब सजा होगी इस कानून के तहत। तो महत्वपूर्ण कानून उत्तर प्रदेश विधान परिषद से आज मोहर लग गई है। जी, शुक्रिया इसकी जानकारी के लिए। तो एक अहम खबर आपको बता दें, लव जिहाद विधेयक विधान परिषद से भी पास हो चुका है। एक और अहम खबर आ रही है, आज शाम 7:30 बजे कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और एडीजी लेवल के कई सारे अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाम 7:30 बजे का समय दिया गया है,
जहां मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। अहम बैठक में एडीजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को किस तरह मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। 7:30 बजे का समय दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर एक आज अहम बैठक बुलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? 7:30 बजे का समय दिया गया है इस बैठक का, और इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए? पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें एडीजी, डीजी और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सीएम मुख्यालय से जुड़े हुए अफसर इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश स्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष की तरफ से लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा दोनों सदनों में उठाया गया, और साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार घटनाएं हुई हैं, चाहे वो उन्नाव की घटना रही हो, प्रतापगढ़ की घटना रही हो, या उसके अलावा शाहजहांपुर की घटनाएं रही हो, इनको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि इन सभी घटनाओं का पर्दाफाश हो चुका है और जो भी इनके दोषी थे उनके खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ मंथन करेंगे। तो निश्चित है कि ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी जो कि कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास बाग पहुंचेंगे, जहां पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे, आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे और प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर फीडबैक मिलेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से भू माफियाओं और साथ ही साथ में जो मोस्ट वांटेड हैं, जो टॉप 10 की सूची है जिलों की, उस पर भी अफसरों के साथ चर्चा करेंगे और अब तक की कार्रवाई का फीडबैक भी लेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है कि आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7:30 बजे ये बैठक करने वाले हैं। जी, तो ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक, और कई अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। शुक्रिया इसके जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि एसीएस गृह अवनीश अवस्थी की जो बैठक बुलाई गई थी वो संपन्न हो चुकी है। मिशन शक्ति के तहत और क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, इस पर चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किस तरह से कोविड टीकाकरण किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। खास तौर पर महिलाओं को लेकर ध्यान दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, ये बैठक संपन्न हो गई है। मिशन शक्ति को लेकर क्या अहम बातें सामने निकल कर आई हैं, इस पर भी चर्चा की गई है। तो एसीएस गृह अवनीश अवस्थी की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम के साथ संयुक्त बैठक हुई है। मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। 10 मार्च को महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन विषय पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोविड टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। 60 साल से अधिक की महिलाओं पर ये अभियान चलाया जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं तक प्राथमिकता से पहुंचने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीधा रुक करते हैं एसके का। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस बैठक संपन्न हो चुकी है, खास तौर पर महिलाओं मिशन शक्ति पर जिक्र किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी जिक्र किया गया है कि किस तरह 60 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को कोविड वैक्सीनेशन दी जाएगी, और क्या अहम बातें निकली?
बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला मातम के बीच में हुई, जिसमें महिला विभाग और महिला आयोग से जुड़े हुए सभी अफसर इस बैठक में मौजूद थे और किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, कैसे अभियान चलाया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के बीच में चर्चा हुई। साथ ही साथ जो अभी तक प्रोग्राम चल रहे हैं, जो महिलाओं के उत्पीड़न के केस पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं, उन पर भी चर्चा इस बैठक के दौरान की गई है। 10 मार्च को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। साथ ही साथ में जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, महिला दिवस के अवसर पर उनका टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज इस कार्यक्रम में चीजें तय हुई। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए मिशन शक्ति अभियान को जिस तरीके से योगी सरकार पूरे प्रदेश भर में चला रही है, उसको लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक थी, जिस पर सभी विषयों पर चर्चा की गई। और जिस तरह महिला आयोग में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, उन शिकायतों के निस्तारण के लिए जिस तरीके से पुलिस को निर्देश महिला आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, उनका अब तक क्या फीडबैक है, कितने ऐसे केस हैं जो निस्तारित हो चुके हैं, उन पर भी आज इस बैठक में चर्चा हुई है। जी शुक्रिया इसके जानकारी के लिए। तो देखिए, महिलाओं को लेकर खास जोर दिया गया है इस बैठक में। मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर प्रयागराज से आ रही है। अतीक अहमद के करीबी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना नक्शा जो निर्माण कराया गया था पास, उस पर कार्रवाई की गई है। जेसीबी से उस पूरे निर्माण को तोड़ दिया गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां असाद के मकान को पीडीए ने जमींदोज किया है। बिना नक्शा पास कराए किया गया था ये पूरा निर्माण। कार्रवाई के दौरान जेसीबी पर मकान का मलबा गिरता हुआ नजर आ रही है। तस्वीरें भी साथ साथ आपको प्रयागराज के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी पर कार्रवाई की गई है। असाद के मकान को पीडीए ने जमींदोज किया है। ये तस्वीरें देखिए, अतीक अहमद के करीबी पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के निशाने पर है स्ट्रीट शीटर, और ये भी जानकारी दी जा रही है कि बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण कार्य कराया गया था, जिसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। जेसीबी ने इस पूरी जो ये बिल्डिंग यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसको जमींदोज कर दिया गया है। प्रयागराज की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां अतीक अहमद के करीबी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आलोक मालविया का। आलोक, क्या जानकारी मिल पा रही है? अतीक अहमद के करीबियों पर एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी देखिए, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और योगी टॉलरेंस पे काम करने के लिए जितने भी भूमि माफिया हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी दबंग हैं, सभी को चिन्हित किया जा रहा है और प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई जारी है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के जो माफिया डॉन है अतीक अहमद, उनका पूरा रसूख है पूरे शहर भर में, और शहर भर में इनके गुर्गों ने जगह जगह पर बड़ी बिल्डिंगें कब्जा कर रखी हैं, बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर रखी है। इसी के तहत असाद के मकान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरज रहा था। जैसे उसने पूरा मकान गिराया, उसी दौरान जब पिलर को उसने इधर उधर किया, उसी दौरान एक हादसा हो गया और उसी के दौरान उसके बुलडोजर के ऊपर ये पूरे मकान का मलबा गिर गया। लेकिन जो बुलडोजर चालक था उसने समय रहते कूद कर अपनी जान बचा दी, लेकिन बुलडोजर पूरी तरह से टूट गया और उसके ऊपर पूरे मकान का मलबा गिर गया है। फिलहाल जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है और प्रयागराज विकास का प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं आलोक पांडे, उनका कहना है कि लगातार ये कार्रवाई माफिया और भूमाफियाओं पर और जो भी दबंग लोग हैं उनके ऊपर जारी रहेगी। चूंकि जो समाजवादी पार्टी की सरकार के उस दौरान इन लोगों ने जमीनों पर कब्जे किया अवैध रूप से और उसके ऊपर जो मकान बनवाए उसके जो नक्शे हैं उसे पास नहीं कराए और अपने रसूख के बल पर वो अपने बड़े मकानों को 800 गज, 500 गज, 300 गज पर बनाकर उस पर किराएदारों को रखकर मोटी कमाई कर रहे थे, जिस पर तो एक के बाद एक अतीक अहमद के करीबियों पर साफ तौर पर सरकार की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल रही है। शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए।
सकते हैं, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। अगली खबर नीरव मोदी से जुड़ी हुई है और काफी अहम खबर मानी जा रही है। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के कई सारे केसेस नीरव मोदी पर दर्ज है। भारत प्रत्यर्पण का अब जाकर नीरव मोदी का रास्ता साफ हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रत्यर्पण मामले पर पिछले महीने ही सुनवाई पूरी हुई थी। हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है भगोड़ा नीरव मोदी। कोर्ट ने भारत सरकार के सभी साक्ष्यों को स्वीकार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए नीरव जिम्मेदार है, ऐसा सीपीएस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। लंदन की कोर्ट ने भगोड़े के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। काफी समय से ये कोशिशें जारी थी, लेकिन एक और पेच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है नीरव मोदी। बड़ी खबर नीरव मोदी से जुड़ी हुई आ रही है, जहां नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया गया है। लंदन की कोर्ट ने भगोड़े के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने भारत सरकार के सभी साक्ष्यों को स्वीकार किया। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए नीरव मोदी जिम्मेदार है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया था कि ओटीटी पर अब गाइडलाइंस तय कर दी गई है। कुछ स्टेजेस में ये पूरी स्तरीय इसकी कमेटी बनाई जाएगी, जिसको लेकर क्या कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जा रहा है इस पर भी अब नजर रखी जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। UA7, UA13 जैसी श्रेणियां बनेंगी। हिंसा, भाषा और सीन के आधार पर कैटेगरी बनाई जाएगी। 3 स्तर पर निगरानी का मैकेनिज्म भी तैयार किया जाएगा। कंपनी को शिकायत स्तर की नियुक्ति करनी होगी, नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। हर महीने शिकायत और कार्रवाई पर रिपोर्ट भी देनी होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नोटिस के 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। यूजर को कंटेंट हटाने का कारण भी बताना होगा। पहला स्तर पब्लिशर, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। दर्शकों के उम्र के हिसाब से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी अब गाइडलाइंस तैयार कर दी गई है। रविशंकर प्रसाद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ये सारी बातों का जिक्र किया गया था। हर कैटेगरी के लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक कैटेगरी बनाई गई है, या वो हिंसा हो, भाषा हो और सीन हो, इनके आधार पर कैटेगरी बनाई गई है। तो 3 स्तर पर निगरानी का मैकेनिज्म तय किया जाएगा। कंपनी को शिकायत स्तर पर नियुक्ति करनी होगी। यूजर को कंटेंट हटाने का कारण भी बताना होगा। पहला स्तर पब्लिशर होगा, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी। दर्शकों के उम्र के हिसाब से ही कंटेंट का वर्गीकरण किया जाएगा। तो एक नया अपडेट सामने आया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक खबर सामने आई है। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो हॉटस्टार हो, Amazon प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, उन सभी प्लेटफॉर्म के लिए अब गाइडलाइंस तय की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी का। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से हमने जितनी भी वेब सीरीज देखी हैं, इसमें ये साफ तौर पर देखा गया है कि फ्रीडम रहती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलती है। लेकिन अब जो गाइडलाइंस तय हो गई है, इसका रिएक्शन इंडस्ट्री से क्या देखने को मिल रहा है? देखिए कंचन, कई दिनों से ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या न्यूज प्लेटफॉर्म हो, उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही थी। इस बार मंत्रालय ने इस पे सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि 100 दिन का समय दिया था। प्रकाश जावड़ेकर का साफ तौर पे कहना था कि 100 दिनों का हमने समय दिया था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों को कि वो सेल्फ रेगुलेट करें, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी बात को नहीं माना। फिर हमने इस पर एक्शन लिया और हमने खुद को इस पे संज्ञान लिया और इसको रेगुलेट करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया। अगर हम पहली श्रेणी की बात करें तो इंटरमीडिएट, दूसरा श्रेणी अगर है तो सिग्निफिकेंट श्रेणी में इसको बांटा गया है। यही नहीं, न्यूज जो पोर्टल है उसमें भी सख्ती से पालन कराया जाएगा इस एडवाइजरी को। देखिए,
तांडव जो वेब सीरीज आई थी उसको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। कहीं न कहीं सरकार पे भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर सरकार क्या कर रही है, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट क्यों नहीं कर रही है। एडल्ट कंटेंट परोसे जा रहे हैं, हिंसक कंटेंट परोसे जा रहे हैं और सरकार इस मामले में चुप क्यों? काफी समय से रेगुलेशन का जिक्र किया जा रहा था और आखिरकार ये 3 स्टेजेस में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद ही उस कंटेंट को आप अपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरा है और यह दौरा अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। एक तो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मंदिर में दर्शन और बैठकों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। संकट मोचन मंदिर में दर्शन करेंगे, महंत से भी मुलाकात करेंगे। मिर्जापुर में पार्टी नेताओं के साथ अखिलेश की बैठक होगी। जौनपुर में किशन यादव के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। 3 जिलों के 1200 कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव। तो देखिए किस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो पहले से ही जमीन पर नजर आ रहे थे, लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्यों अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव सामने आकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव का पूर्वांचल दौरा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी काफी माना जा रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी। जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों हैं? ये जो सीतापुर से खबर आ रही है जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। बिजली कनेक्शन काटने को लेकर ये पूरा बवाल सीतापुर में देखने को मिला है। आपको बता दें यहां पर कि बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया है। कनेक्शन काटने गई टीम पर हमला हुआ है। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। जेई के सर्वेक्षण में बकाया वसूलने गई थी टीम। शहर कोतवाली क्षेत्र के काजियारा मोहल्ले का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कनेक्शन को, बिजली कनेक्शन को लेकर किस तरह ये मारपीट का मामला सामने आया है। और सीतापुर से ये अहम खबर सामने आई है जहां बिजली कनेक्शन काटने के लिए जेई समेत टीम पर हमला हुआ है। तो बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, कनेक्शन काटने को लेकर ये पूरा हमला हुआ। आसपास जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने मारपीट भी की है। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर कैसे भी अपनी जान बचाई है। जेई के सर्वेक्षण में बकाया वसूलने गई थी टीम। शहर कोतवाली क्षेत्र के काजियारा मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, भाषा भी अभद्र इस्तेमाल की जा रही थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के काजियारा मोहल्ले का यह मामला है जहां बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।